बहुत समय पहले एक कबीला हुआ करता था। उस कबीले में गोपाला नाम का बच्चा रहता था। गोपाला के माता पिताजी नहीं थे, वो अनाथ था। बच्चा समझकर कबीले के लोग उसे भोजन दे दिया करते थे। सभी बच्चे को अपने माँ पिताजी के साथ देखकर बहुत दुख होता था और सोचता था काश मेरे माँ पिताजी भी होते। मेरे माँ पिताजी मेरे पास नहीं है, बाकी सबके माँ पिताजी उनके पास हैं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है जिस वजह से मुझे ऐसी सजा मिली है। ये सोचकर गोपाला रोने लगता है, मगर रोते हुए बच्चे को चुप करवाने वाला भी कोई ना था। धीरे धीरे रोता रोता वो खुद ही सो जाता है। अगले दिन जब गोपाला उठता है तो उसे बाहर कबीले में बहुत शोर सुनाई देता है। अरे आज तो आम दिनों से ज्यादा शोर है, चलकर देखता हूँ आखिर क्या बात है जिस वजह से इतनी शोर हो रही है। गोपाला आगे जाकर देखता है, मगर वहाँ उसे कुछ नहीं पता चलता है। चाचा जी क्या हुआ, आज इतनी भीड़ क्यों है? अरे बेटा, सुना है बहुत दूर से दुश्मन कबीले वाले हम पर हमला करने वाले हैं। उसी हमले से बचने की तैयारी चल रही है। अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ बेटा, तुम भी अपनी झोपड़ी में जाकर छिप जाओ, बाहर मत निकलना। गोपाला झोपड़ी के अंदर जाता है। आधी रात में दुश्मन कबीले वाले हमला कर देते हैं। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम सभी को मार डालेंगे। दुश्मन की आवाज सुन कोई भी झोपड़ी से नहीं निकलता है। अच्छा तो आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, लगता है हमें अलग कदम उठाना ही पड़ेगा। 3 तक गिनती कर रहा हूँ, बाहर निकलो वरना सही नहीं होगा। गोपाला गहरी नींद में था, उसे नहीं पता था कि बाहर दुश्मन आए हुए हैं। वो उठता है और झोपड़ी के बाहर कुएं से पानी लेने आता है। 1 2 3। दुश्मन की नजर गोपाला पर पड़ती है। अरे सुनो, एक बच्चा दिख रहा है, तुरंत उसे पकड़ लो। सभी मिलकर गोपाला को पकड़ लेते हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है कबीले वालों, तुम सभी नहीं निकल रहे हो ना, तो हम तुम्हारे कबीले के एक बच्चे को उठा कर ले जा रहे हैं। डर की वजह से ये सुनने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकलता है। चल बच्चे, लगता है किसी को भी तुझसे मोहब्बत नहीं है। दुश्मन गोपाला को अपने साथ लेकर अपने कबीले ले जाते हैं। वहाँ आकर वो सभी गोपाला को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बंद रहने दो इसे कमरे के अंदर, बाहर मत निकालना। देखते हैं अब वो सभी इस बच्चे को ले जाने आते हैं या नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? रुक जा बच्चे, कितना शोर मचाता है। तेरे माँ पिताजी आते ही होंगे तुझे बचाने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे बचाने नहीं आ सकते। क्यों, वो तुझे मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो वो कैसे आएंगे मुझे बचाने? झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तू यहीं कैद रहेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। वो गोपाला की एक ना सुनते हैं। गोपाला भूखा प्यासा एक कमरे में बंद पड़ा रहता है। वहाँ एक छोटी सी लड़की भी रहती थी, वो भी ये सब होते हुए देख रही थी। रात के वक्त जब सभी सो जाते हैं, तब वो गोपाला के कमरे में कुछ खाने को लेकर आती है। ये लो, कुछ खा लो। तुम कौन हो? क्या तुम भी मुझे कष्ट पहुंचाने आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरा नाम महक है। महक गोपाला को पेट भर भोजन करवाती है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी यहाँ से निकलने में, तुम घबराओ मत। कुछ दिन बीत जाता है, फिर एक रात महक गोपाला से कहती है, ये लो गोपाला, ये पेन तुम्हारे लिए। मैं दूर शहर पढ़ने गई थी, वहाँ से मुझे ये पेन मिला था, तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। गोपाला वो पेन अपने पास रख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागता भागता गोपाला अपने कबीले आ पहुँचता है। सभी उसे देख बहुत खुश होते हैं। मैं वहाँ से बचकर बहुत मुश्किल से निकल पाया। वाह गोपाल, तुम तो बहुत बहादुर हो। चिंता मत करो, अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। गोपाला को ना पाकर दुश्मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बच्चा कहाँ गया, कैसे भाग गया?
आखिर किसने उसे यहाँ से भगाया है? गोपाला वो पेन अपनी झोपड़ी में एक और रख देता है और एक दिन उसे खोल कर देखता है। कुछ लिखने का प्रयास करता है, तभी उस पेन से आवाज आती है। कैसे हो गोपाल? पेन को बोलता देख गोपाला हैरान रह जाता है। अरे तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेन हूँ। मैं बोल सकता हूँ, जो मांगोगे वो दे भी सकता हूँ। क्या सच में? हाँ, तुम कुछ मांग कर तो देखो। क्या मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है? इतना कहते ही गोपाला के सामने ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं। अरे वाह, मैं तो पहली बार इतना भोजन एक बार में देख रहा हूँ। गोपाला जी भर कर भोजन करता है। क्या तुम मुझे कपड़े दे सकते हो? हाँ हाँ, जरूर। गोपाला को नए कपड़े भी मिल जाते हैं। इसी तरह जादुई पेन की मदद से गोपाला की जिंदगी अच्छी चलने लगती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। एक बार वापस दुश्मन कबीले वाले बिना किसी को कुछ संकेत दिए सीधा कबीले पर हमला कर देते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। और बताओ, आखिर वो लड़का कहाँ है जो हमारे चंगुल से भाग गया था? गोपाला उनके सामने आता है। अच्छा बच्चे, तू यहाँ कैसे आ गया? सच सच बता, किसने तेरी मदद की थी वहाँ से भागने में? मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। सभी मिलकर गोपाला को मारने लगते हैं। बता, किसने तेरी मदद की थी? जल्दी बता। नहीं नहीं, मैं नहीं बताने वाला। अच्छा, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है तो इस बूढ़े की जान की फिक्र कर ले। सच बताएगा नहीं तो अभी के अभी ये बुढ़े को मार डालूंगा। बोल, बताएगा कि नहीं? अरे अरे, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं बताता हूँ। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम महक था, उसने ही मेरी मदद की थी। छोटी लड़की जिसका नाम महक था? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कबीले में तो कोई भी छोटी लड़की नहीं रहती है, तो महक नाम की लड़की कैसे आएगी और तुम्हारी मदद करेगी? तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। गोपाला ये बात सुन सोच में पड़ जाता है। तू सच नहीं बोलेगा। रुक। दुश्मन उसकी बहुत पिटाई करने लगते हैं और कई कबीले वालों को भी पिटाई करते हैं। अब क्या करूं? तभी गोपाला को जादुई पेन की याद आती है। जादुई पेन, हमारी मदद करो। इतना सुनते ही तुरंत वहाँ तेज हथियार से हमला होने लगता है, जिसके डर से सभी दुश्मन भाग जाते हैं। कबीले वाले गोपाल को धन्यवाद कहते हैं। गोपाला इसी सोच में पड़ा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने उसकी मदद की और जादुई पेन दी। बहुत साल पहले की बात है। सुकन्या नाम की एक अध्यापिका को एक दूर दराज गांव की कन्या पाठशाला में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। 2 कमरों की पाठशाला थी। 3 कक्षाएं अंदर चलती थी और बाकी की 2 कक्षाएं पाठशाला के प्रांगण में चलती थी। सुकन्या की कक्षा में कुल 5 लड़कियां पढ़ती थी। पहले ही दिन इतने कम छात्राओं को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। बेटी सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा, ये बताओ इस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं पढ़ती हैं? पहले कुल 6 छात्राएं थी, अब तो 5 ही रह गई। फुलवा पढ़ाई छोड़कर चली गई है। फुलवा कहाँ चली गई? जी अपने ससुराल चली गई है, उसका विवाह हो गया। सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। फुलवा की उम्र क्या थी? 10 साल की रही होगी। विवाह के पहले विवाह के नाम पर बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में जब मायके आई तो माँ से रो रो कर कहती थी, अब नहीं जाऊंगी। कुछ देर के बाद जब मध्याह्न की छुट्टी हुई, तब सभी छात्राएं बुलाए जाने पर अध्यापिका सुकन्या के पास आ गई। सभी छात्राओं के शरीर पर फटे पुराने कपड़े उनकी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे। सुकन्या का ध्यान उनके पैरों पर गया तो आश्चर्य में पड़ गई। किसी के पैर में चप्पल या सैंडल नहीं थी। तुम लोग चप्पल सैंडल नहीं पहनती? हमने चप्पल कभी नहीं पहनी है। फुलवा को लाल रंग की सैंडल मिली थी जब वो विदा होकर ससुराल जा रही थी। तुम्हें कपड़े कौन सिलवाता है? हमारे बाबू। बड़ी दीदी को सिलवाया था, उसके बाद छोटी दीदी ने पहना। इस साल मैं पहन रही हूँ। ठीक है, तुम लोग जाओ।
पांचों छात्राएं चली गई, लेकिन सुकन्या अपने कुर्सी पर ही सोचते हुए बैठी रही। गरीबी का ऐसा आलम भी हो सकता है। बिना चप्पल और सैंडल के ये गरीब बच्चियां अपना जीवन बिता रही है। पाठशाला में पढ़ते पढ़ते ही अचानक विवाह हो जाता है। सुकन्या के मन में बड़ा अफसोस हो रहा था, उन पर दया भी आ रही थी। दूसरे दिन राधा देरी से पाठशाला में आई। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। क्या हुआ राधा, तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो? जी, पैर में कांच का टुकड़ा लग गया। टुकड़ा निकाल दिया, लेकिन दर्द हो रहा है। बाबू ने हल्दी लगा दी थी, कह रहे थे ठीक हो जाएगा। तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। अगर तुम्हारे पैरों में चप्पल होती तो ये खतरा ना होता। घर पर आराम नहीं मिलता, माँ की मार मिलती है। जब तक पाठशाला में रहूंगी, उनके द्वारा मार खाने से बची रहूंगी। बहन जी, चप्पल हमारे घर में कोई नहीं पहनता। माँ क्यों मारती है? वो इसकी सौतेली माँ है, बहुत मारती है। कितना दर्द, गरीबी और क्या क्या सह रहे हैं ये बच्चे। भगवान ही इनका उद्धार करे। पाठशाला से छूटने के बाद सुकन्या उन बच्चियों के बारे में ही सोचती चली जा रही थी। उसे रास्ते में एक 3 एकड़ में फैला हुआ बाग दिखाई पड़ा। उसमें बहुत सारे वृक्ष और फूलों के पौधे लगे हुए थे। सुकन्या ने एक लड़की से उस बाग के बारे में पूछा। बेटी, यहाँ आओ, ये बाग किसका है? ये कन्या पाठशाला का बाग है। सुकन्या ने ये बात सुने तो वो बाग के अंदर चली गई। बाग उसे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बाग है, यदि इसका रख रखाव ठीक से हो तो पाठशाला को अच्छी आय मिल सकती है। छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकता है। अरे, ये पौधे तो कमजोर है, इसे सहारे की जरूरत है। सुकन्या ने उस पौधों को सहारा देने के लिए एक रस्सी से उसे बांधकर उस रस्सी का दूसरा सिरा एक मोटे पेड़ से बांध दिया। वो पौधा सीधा हो गया। सुकन्या ने पूरे बाग का मुआयना किया और भविष्य की योजना उनके मन में आ गई। दूसरे दिन सुकन्या ने पाठशाला में उस बाग के पुनरुद्धार की योजना के बारे में चर्चा की। सुकन्या देखो, ये पाठशाला बच्चों के पढ़ाई के लिए बनाई गई है। हमें इनकी पढ़ाई से ही संबंध रखना चाहिए। बच्चों से बागवानी कराना ठीक नहीं। हम 1-2 पीरियड श्रमदान के लिए रख सकते हैं। बच्चों की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, उन्हें सामुदायिक जीवन का ज्ञान होगा। मैं तो उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। सुकन्या का कहना ठीक है, हमें ऐसे सुधार के कार्य करने चाहिए। बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और हमारी पाठशाला का भी नाम होगा। शिक्षिका शशिकला ने सर झुका लिया। कुछ समय के बाद उसने छात्राओं को भड़काना शुरू किया, लेकिन कोई भी छात्रा उनकी बात से सहमत नहीं हुई। वे सब सुकन्या को अपना आदर्श मानती थी। सुकन्या छात्राओं को लेकर समय निकालकर उस बाग का रखरखाव करने लगी। साफ सफाई के साथ साथ सिंचाई भी होने लगी। कुछ दिनों के बाद राधा का ध्यान उस सहारा पाए हुए पौधे की तरफ गया, जो बड़ा पेड़ बन गया था। अरे, ये पौधा कुछ दिनों पहले गिर रहा था। मैंने इसे सहारा दिया और अब ये बड़ा पेड़ बन गया है। वो देखो, दूसरे पेड़ों में अच्छे फल भी आ गए हैं, फूल भी खिल रहा है। अरे वाह, वो देखो, पेड़ में सैंडल लटक रहे हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, ये तो सचमुच बहुत प्यारे सैंडल है। इतने में पेड़ से आवाज आई। आपने मुझे आधार दिया, इसीलिए मैंने आपकी छात्राओं के लिए आवश्यक सैंडल का इंतजाम किया है। मैं आपके विचार जानता हूँ, इन सब से कहिए। सुकन्या ने छात्राओं को इशारा किया और उन सब ने अपने लिए सैंडल पेड़ से ले लिया। राधा ने भी अपने पैरों में सैंडल पहन ली। मेरे पैर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, क्या मैं सैंडल को पहनकर चल पाऊंगी? आप इसे पहनकर कदम तो आगे बढ़ाइए, इसके बाद इसका कमाल देखिए। राधा ने सैंडल पहनकर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसका जख्म का दर्द गायब हो गया। वो बड़ी खुशी खुशी चलने लगी। ये तो कमाल हो गया।
ये तो वाकई कमाल है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, हमें ये जादुई पेड़ मिल गया। इस बात के सारे फल और फूल आप लोगों के लिए है। आप बाजार में इन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। उस पैसों से छात्राओं के जीवन में सुधार आ सकता है। सुकन्या और सभी छात्राएं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। अब किसी भी छात्रा का पैर सूना नहीं रह गया। सबके पैरों में सुंदर सैंडल चमक रहे थे। सुकन्या ने सभी छात्राओं के साथ मिलकर बाग की काया पलट कर दी। बहुत सारे फल फूलों का अच्छा व्यापार शुरू हो गया। बहुत सारे धन की आय होने लगी। छात्राओं के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, किताबें और कॉपियां खरीदी गई। छात्राओं को अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी सुविधा और शिक्षा मिलने लगी। कन्या पाठशाला एक आदर्श पाठशाला बन गया। एक शहर में कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कमल ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब कमल रात 8 बजे अपने घर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत हाथ देकर ऑटो रोकने का इशारा करती है। कहाँ जाना है आपको? बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। क्या बात है माँ जी? बेटा, मैं दीनापुर गांव से आई हूँ। किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे दीनापुर गांव तक छोड़ दोगे? कमल को बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। दीनापुर गांव तो बहुत दूर है। मुझे आपको छोड़कर घर वापस जाने में आधी रात हो जाएगी। आप एक काम करिए, आज रात आप मेरे घर रुक जाइए। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। लेकिन बेटा, मैं वहाँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरी माँ जैसे हैं। मैं कल सुबह दीनापुर गांव में आपको छोड़कर आ जाऊंगा। पर बेटा। अरे माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप घबराइए मत। ठीक है बेटा। कमल बूढ़ी औरत को घर ले आता है। घर पर उसकी पत्नी और बेटी बूढ़ी औरत से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कमल की पत्नी बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है। अगले दिन कमल बूढ़ी औरत को छोड़ने दीनापुर गांव जाता है। लीजिए माँ जी, आपका घर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक हो। आओ अंदर चलो। नहीं माँ जी, मुझे वापस जाने में देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। रुको, अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? माँ से कोई पैसे लेता है क्या? आप रहने दीजिए। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ आओ। कमल बूढ़ी औरत के साथ जाता है। बूढ़ी औरत उसे अपने घर के पीछे बने एक बाड़े में ले जाती है। वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़ा होता है। बेटा, ये ऑटो रिक्शा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो ऑटो रिक्शा है, तो मैं एक और ऑटो रिक्शा लेकर क्या करूँगा? बेटा, इसे एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। मामूली नहीं है मतलब? अरे, तुम इसे लेकर जाओगे तो सब जान जाओगे। पर मैं अपने ऑटो रिक्शा का क्या करूँगा? उसे यही छोड़ जाओ। कमल बूढ़ी औरत के कहे अनुसार अपने ऑटो रिक्शा वही छोड़ उनका दिया ऑटो रिक्शा लेके वापस घर की ओर चल पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्या खास बात है इस ऑटो रिक्शा में जो माँ जी कह रही थी ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। लगता है कोई खजाना छुपा हुआ है इस ऑटो रिक्शा में। ओहो, आज गर्मी बहुत है, कितनी तेज धूप है। काश इस ऑटो रिक्शा में ठंडी ठंडी हवा के लिए एसी होता। तभी कमल को अपने ऊपर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर एसी लगा होता है। अरे, ये एसी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था। कहीं इस ऑटो रिक्शा में कोई जादू तो नहीं है? काश ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाती। तभी कमल को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पीछे की सीट पर एक बड़ा गिलास लस्सी का रखा होता है। कमल ऑटो रिक्शा को सड़क के किनारे रोकता है और ठंडी ठंडी लस्सी पीता है। अरे वाह, गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीकर तो मजा आ गया। अब समझ आया माँ जी ने क्यों कहा था कि ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। ये एक जादुई ऑटो रिक्शा है जिससे मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। कमल ये बात अपनी पत्नी को बताने
जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमारी तो लॉटरी लग गई। ऐसा क्या हो गया जी? जानती हो, वो जो माँ जी थी जो हमारे यहाँ कल रुकी थी, उन्होंने मुझे क्या उपहार दिया है। क्या दिया है जी? बाहर आओ, दिखाता हूँ। कमल की पत्नी बाहर आती है तो बाहर एक नया ऑटो रिक्शा खड़ा दिखती है। क्या जी, ये क्या उपहार है? ऑटो रिक्शा तो हमारे पास ही था, फिर ये नया ऑटो रिक्शा की क्या जरूरत थी? देनी थी तो एक कार दे देती। अरे भाग्यवान, यही बात इसी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर बोलो। क्यों जी, अंदर बैठकर बोलने से ऑटो रिक्शा कार में बदल जाएगा क्या? अरे बैठकर बोलो तो सही। काश हमारे पास एक बड़ी सी कार होती। तभी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने वहाँ एक लंबी चमचमाती कार देखी। ये तो चमत्कार हो गया जी, मैंने कार मांगी तो हमें कार मिल गई। अरे क्योंकि ये ऑटो रिक्शा जादुई है, इसमें बैठकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या जादुई ऑटो रिक्शा? फिर तो मैं इसे बहुत सारे सोने के गहने और नए नए कपड़े मांगूंगी। कमल की पत्नी ऑटो रिक्शा से बहुत से सोने के जेवर और कपड़े मांगती है। ऑटो रिक्शा सोने के गहने और नए नए कपड़ों से भर जाता है। सुनो जी, अब हमें ये जादुई रिक्शा मिल गया है तो अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब तुम्हें यूँ ऑटो रिक्शा चलाकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, अब मुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास सब कुछ होगा, बड़ा घर, गाड़ी, नए नए कपड़े, जूते, सब। कमल जिस जिस चीज का नाम लेता जाता है सब उसके सामने आ जाती है। कमल बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन कमल जब अपने जादुई ऑटो रिक्शा से कुछ मांगता है और उसे वो मिल जाता है, तभी वहाँ उसका एक पड़ोसी विक्रम ये सब देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया, ये मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। ये सब इस जादुई ऑटो रिक्शा का कमाल है। आज रात जब सब सो जाएंगे, मैं चुपके से इसके जादुई ऑटो रिक्शा को चुरा लूंगा और इसकी जगह एक मामूली ऑटो रिक्शा खड़ा कर दूंगा। रात के समय विक्रम कमल की ऑटो रिक्शा को एक साधारण से ऑटो रिक्शा से बदल देता है। विक्रम ऑटो रिक्शा को बहुत दूर ले जाता है। मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए। विक्रम कार का इंतजार करने लगता है लेकिन कोई कार नहीं आती। अब मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए। लेकिन कोई कार नहीं आती। विक्रम ऑटो रिक्शा से कुछ और चीजें भी मांगता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, ये ऑटो रिक्शा तो एक मामूली सा ऑटो रिक्शा है, इसमें तो कोई जादू वादू नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा कमल ऑटो रिक्शा से चीजें मांग रहा था, वो क्या था? तभी उसे ऑटो रिक्शा से आवाज आती है। विक्रम, ये जादुई ऑटो रिक्शा केवल उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो ईमानदार हो। तुमने इसे कमल से चुराया है, इसीलिए ये तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। तुम्हें जो भी चाहिए कमल से बोल दो और जब वो ऑटो रिक्शा से मांगेगा तो तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऑटो रिक्शा को वापस कमल के घर के बाहर खड़ा कर देता है।